नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन देख रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में अपन ने पिछले लेक्चर में यह देखा था कि आपका विशिष्ट प्रतिरोध क्या था और प्रतिरोध की डिपेंडेंसी भी अपन ने देखी थी। साथ में अपन ने यह देखा था कि विशिष्ट चालकता क्या होती है और चालकता क्या होता है। तो मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूं आपको कि बेटा अभी अपन पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में अपने यहाँ पर विशिष्ट चालकता बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो एक बार देख लीजिएगा कि बेटा अपन ने देखा था सबसे पहले कि विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध को बेटा मैंने लिखा था रो से, रो बराबर मैंने लिखा था, आपको बताया था कि R इंटू ए अपॉन एल होता है। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा रो बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट हमने निकाली थी कि प्रतिरोध की क्या होती है ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल बचा था अपना ओम इंटू मीटर। बिल्कुल। इसके बाद में बेटा अपन ने देखा था विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ा था? विशिष्ट चालकता, जिसे मैं सिग्मा द्वारा देख रहा था। और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्रम होता है। बिल्कुल आपको ये बताया था। इसके बाद अपन ने देखा था कि जो विशिष्ट प्रतिरोध था बेटा, ये अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पुट किया है, क्या होता है कि R इंटू ए अपॉन एल होता है। तो बेटा यहीं से अगर मैं रो की वैल्यू को पुट करना चाहता हूं तो रो की वैल्यू देखिएगा कि 1 अपॉन रो की वैल्यू हमारी है R इंटू ए अपॉन एल, और बेटा एल हमारा कहां चला गया ऊपर, तो सिग्मा बराबर हमारा आ रहा था एल अपॉन आर इंटू ए। आज हमारा इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए मैं दोबारा इसको दिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा यहां से अगर यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगी, देखो लंबाई की क्या हो जाएगी मीटर, और रेजिस्टेंस की ओम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल बच गया हमारा 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, और 1 अपॉन ओम को क्या कहते हैं हम, महो। तो क्या हो गया महो पर मीटर। ये हमारी यूनिट होती है किसकी, विशिष्ट चालकता सिग्मा की। ये बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, इसके आज के लिए ये बताना जरूरी था कि क्योंकि ये हम ओम्स के नियम में काम में लेंगे। चलो हम करते हैं स्टार्ट, हेडिंग डाल देते हैं ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ओम का नियम। ओम्स लॉ, देखिएगा ओम्स लॉ क्या कहता है। मैंने एक बेटा कंडक्टर लिया, मैंने कहा ये मेरा कोई एक कंडक्टर है, हो गया ये कंडक्टर है अपना। इस कंडक्टर में मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो हमारी L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा A है। इस कंडक्टर में अपन ने क्या कर दिया कि करंट का फ्लो करवाना है। मैंने इस कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो किया, तो हमारी करंट इसके अंदर सर्कुलेट करेगी, करेगी नहीं करेगी, जिससे हमारा इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है इस कंडक्टर में, इस चालक में हमारा ईएमएफ पैदा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा डीपली अपन देखने वाले हैं कि इसमें हमारा जो एक ईएमएफ पैदा हो गया, इस ईएमएफ के कारण इस कंडक्टर में एक धारा घनत्व J पैदा हो जाता है। याद रखना है कि इस ईएमएफ के कारण इस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगा, धारा घनत्व J पैदा हो जाता है। जितना ज्यादा ईएमएफ बढ़ेगा उतना ज्यादा धारा घनत्व आपका इसमें बढ़ता जाएगा। हमें यह पता है कि भाई ईएमएफ के कारण धारा घनत्व पैदा हो रहा है, मतलब हमारा ईएमएफ बढ़ेगा तो हमारा धारा घनत्व भी बढ़ता ही जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो धारा घनत्व होता है वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने कहा कि अगर अगर किसी कंडक्टर में अगर किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह किया जाए तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। ओके, इस ईएमएफ के कारण कंडक्टर में करंट डेंसिटी, जिसे हम J या हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व पैदा होता है। यह
धारा घनत्व ईएमएफ के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा उतना ही धारा घनत्व पैदा होगा। समानुपाती का मतलब तो यही होता है ना कि बेटा जितना आपका ईएमएफ बढ़ेगा उतना हमारा धारा घनत्व बढ़ता जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, आगे अपन चलते हैं। आगे देखिएगा क्या होता है। चलो हमने ये तो देख लिया, इसके बाद की बातें करें थोड़ा सा आगे। आगे अपन देखते हैं कि हमने कहा कि जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व जो होता है समानुपाती होता है हमारा ईएमएफ के। तो मैंने कहा धारा घनत्व को जे से लिखते हैं, जे समानुपाती हमारा ईएमएफ हो गया, या जे बराबर समानुपाती हम ई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलते हैं। मैंने कहा कि एक काम कर लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि समानुपाती का निशान हटा देते हैं। समानुपाती निशान क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मैंने कहा यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाने पर सिग्मा, या लिख दीजिएगा विशिष्ट चालकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी आती है। और ये तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि इलेक्ट्रिकल में जो हमारा समानुपाती के निशान हटाते हैं तो वहां पर एक नियतांक आता है, और यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो सिग्मा विशिष्ट चालकता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी आएगा। तो मैंने कहा यहां से जैसे समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो मेरा क्या मिलेगा, जे बराबर सिग्मा ई। ओके, समानुपाती का निशान हटाते ही हमारा क्या आ गया, सिग्मा आ गया। ये हमारा ओम के नियम की समीकरण कहलाती है। इसको याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये कहलाती है ओम्स लॉ इक्वेशन। क्या कहलाती है, ओम्स लॉ इक्वेशन कहलाती है। ओके जल्दी से नोट कीजिएगा। आगे अपन देखते हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। सिग्मा आपको बता रखा है, ईएमएफ यहां से हम इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे, तो जल्दी से हम यहां तक नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आगे अपन चलते हैं। मैंने कहा कि हमारा जो फॉर्मूला आया जे बराबर क्या आया, सिग्मा ई आया। ये हमारा ओम के नियम के समीकरण है। यहीं से हम क्या करेंगे, ओम के नियम को स्थापित करते हैं। मैंने कहा कि मैं साइड में लिखता हूं बेटा इसको, जे बराबर जो होता है वो हमारा है धारा घनत्व, बिल्कुल। और हम जानते हैं कि पहले धारा घनत्व के बारे में देखें तो घनत्व क्या होता है इसके बारे में पता चल गया, तो हमें सब चीजें पता चल गई कि घनत्व क्या होता है। घनत्व आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हमारे पास तो बेटा कंडक्टर है, कंडक्टर में की बात करें, और बेटा घनत्व की मैं बात करूं तो द्रव्यमान, और हमें द्रव्यमान निकालना है और हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये धारा घनत्व का फॉर्मूला हमारा होता है। यहां से मेरे को निकालना होता है धारा घनत्व, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला ये है, इससे हम धारा घनत्व निकाल लेंगे। मैंने कहा कि धारा घनत्व निकालना है तो धारा में कभी भी वजन होता है क्या, भार होता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, धारा में कोई भी भार नहीं होता। तो इसका मतलब है द्रव्यमान की जगह आप आई लिख दीजिएगा। आयतन, हम कंडक्टर करंट को कंडक्टर में फ्लो करते हैं, कंडक्टर का एरिया निकलता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं हम, आयतन कभी भी नहीं निकालते। आयतन हमारा खोखली चीज का निकलता है, जो खोखली होती है उसका आयतन निकलता है। जैसे शंकु की टोपी हो गया, घर का जो सिलेंडर हो गया, जो खोखली होती है उसका आयतन निकलता है, या गैस का आयतन निकलता है, या कोई लिक्विड चीज होती है, तरल पदार्थ होते हैं, उनका आयतन निकलता है। हमारे आपका कंडक्टर का आयतन नहीं निकाला जाता। तो कंडक्टर क्या निकाला जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैंने कहा आयतन नहीं निकलता, क्या निकलता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जे बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया आई अपॉन ए। ओके, यहां से हमारे पास पेपर में यूनिट भी पूछी गई थी इसकी,
डीएमआरसी में कि धारा घनत्व की इकाई क्या होती है, तो देख लीजिएगा आई क्या होता है धारा, और धारा की इकाई होती है एम्पियर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व की इकाई कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। ओके, हमने कहा कि सिग्मा के बारे में हमने देख रखा है कि सिग्मा जो होता है, सिग्मा के बारे में और देख लेते हैं, थोड़ा अलग पेन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छा भी लगे, प्रॉपरली समझ में भी आता रहे। मैंने कहा सिग्मा के बारे में देख लेते हैं, और सिग्मा के बारे में हमने अभी पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, एल अपॉन आर इंटू ए होता है। बिल्कुल विशिष्ट चालकता है, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। आगे हम बात कर लेते हैं ईएमएफ की, सॉरी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी होती है वी अपॉन एल। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन्हीं तीन फॉर्मूलों के जरिए हम क्या कर लेंगे, ओम का नियम का स्थापित कर देंगे। मैंने कहा जे का मैंने फॉर्मूला निकाला था आई अपॉन ए। क्या निकाला हुआ है, देखो आई अपॉन ए फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो यहां से मैंने कहा कि जे इक्वल होता है आपका आई अपॉन ए, इक्वल सिग्मा बराबर होता है एल अपॉन आर इंटू ए, और ई होता है वी अपॉन एल, वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, मैंने कहा जितने फॉर्मूले मैंने निकाले सारे सारे मैंने यहां पर पुट कर दिए। अब बेटा इसको काट देते हैं, जो चीजें कट रही है उसको काट दो। मैंने कहा देखो कटने वाली कौन कौन सी है, एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल क्या हो गया अपना वी अपॉन आर हो गया। यहां से आर का निकालेंगे तो आर इक्वल हो गया वी अपॉन आई। बेटा ये आपका ओम का नियम कहलाता है। तो आप कभी भी इंटरव्यू में कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, जो आपने पढ़ रखा है कि किसी बंद परिपथ में धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, ऐसा न बोलिएगा, उसको आप थोड़े अच्छे लैंग्वेज में बोलिएगा। स्टैंडर्ड बुक में क्या लिखा गया है ओम का नियम कि आर इक्वल वी अपॉन आई। कहने का मतलब ओम के नियम के अनुसार धारा और वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो नियतांक प्राप्त होता है। कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, स्किल टेस्ट में पूछा जाए, तो आप ये आंसर दीजिएगा। ओके, तो यहां से लिखिएगा कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा का अनुपात रेशो नियतांक प्राप्त होता है। यही ओम का नियम है। आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा कभी भी पूछे ओम का नियम तो इस बात को याद रखिएगा, ओम का नियम क्या होता है कि ओम के नियम के अनुसार धारा और वोल्टेज का जो रेशो होता है वो आपका कांस्टेंट मिलता है। बिल्कुल, तो यहां तक सभी बच्चों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमसे पूछा जाता है ओम की कंडीशन, ओम का नियम किन किन पर लागू होता है। ओके, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओम का नियम रेखीय परिपथ पर लागू होता है। ओके, दूसरी बात हमें याद रखनी है कि ओम का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। नियत तापमान पे कैसे लागू होता है, आपने पढ़ रखा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंडक्टर का तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो बेटा ओम का नियम फेल हो जाता है। तो इसके लिए कांस्टेंट रखिएगा, तापमान एक नियत रहना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा हम देखते हैं कि ओम का नियम, बेटा यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होते हैं, ध्यान रखना। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर
लागू होता है। ये तो हो गया ओम का नियम लागू किस पे होता है। अब हम देखेंगे ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता। मैंने लिखा ओम का नियम लागू किन किन पर नहीं होता, ये देखते हैं। अब देखिएगा ओम का नियम किन किन पर लागू नहीं होता, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहली बात तो याद रखना कि ओम का नियम मशीन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर, आगे पढ़ेंगे बेटा, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, डीसी मशीन पर लागू नहीं होता। कई बार पूछ लेता है कि इंडक्शन मोटर ओम का नियम लागू होता है क्या, नहीं। ट्रांसफर होता है क्या, नहीं होता। अल्टरनेटर पर नहीं होता, तो इन पे हमारा लागू नहीं होता। दूसरी चीज हम याद रखनी है कि ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता, मैग्नेटिक सर्किट पर लागू नहीं होता। तो याद रखिएगा ओम का नियम चुंबकीय परिपथ, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट पर लागू नहीं होता। ओके, और किस पे नहीं लागू होता, सेमीकंडक्टर पर नहीं लागू होता। तो नीचे लिख दीजिएगा जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एफईटी, जेफईटी, है ना, इन पे लागू नहीं होता। तो देखिएगा ओम का नियम सेमीकंडक्टर युक्ति, अर्धचालक युक्ति पर लागू नहीं होता। ओके, नेक्स्ट एक चीज और देखिएगा, आपसे कई बार ये क्वेश्चन JN में पूछा गया है कि ट्रांसमिशन लाइन में ओम का नियम लागू होता है क्या। तो ट्रांसमिशन लाइन में भी ओम का नियम लागू नहीं होता है, आपको याद रखना है। लास्ट कहानी है ये कि ओम का नियम ट्रांसमिशन लाइन, हिंदी में बोलते हैं संचरण लाइन, आगे आएगा पावर सिस्टम पढ़ाएंगे अपन, संचरण लाइन पर लागू नहीं होता। इन बातों को याद रखना है कि किन पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता है और किन पर हमारा ओम का नियम लागू होता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप होगा, आप इन चीजों को याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है 20 समानुपाती आई ओम का नियम, आई समानुपाती बी ओम का नियम, कौन सा ओम का नियम होता है, कौन सा नहीं होता है, और बी क्या होता है, आई क्या होता है, इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जो आपकी किताबों में डायरेक्ट छपा हुआ था, ठीक है ना, जो आप पढ़ के आए हो। चलो देखिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने कहा यार एक सर्किट बना लेते हैं अपन, देखिएगा आगे नेक्स्ट एरो डाल के लिख दीजिएगा। मैंने एक सर्किट लिया, मैंने कहा यहां पर मैंने एक सर्किट ले लिया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां से अपन ने कोई सप्लाई दे दी। ओके, ये मेरा प्रतिरोध है R, और यहां से कोई धारा चल रही है I, और ये वोल्टेज है V, और यहाँ पर जो वोल्टेज ये प्रतिरोध वोल्टेज खाएगा, इसे बोलते हैं VD, मतलब वोल्टेज ड्रॉप। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यहां से याद रखें कि VD क्या है, तो ये है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, या फिर आप कह सकते हो विभवांतर है। जो वोल्टेज कोई सर्किट खा जाता है, रेजिस्टेंस या फिर आपका कोई लोड वोल्टेज खा जाता है, वो होता है आपका विभवांतर, और जो हम सप्लाई देते हैं वो होता है हमारा वोल्टेज। ये भी क्या है हमारा वोल्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभव। और ये होती है बेटा आपकी आई होती है
धारा, ये तो सभी बच्चे जानते हैं धारा होती है। आर हमारा होता है रेजिस्टेंस होता है, ये लो रेजिस्टेंस हो गया, मतलब प्रतिरोध हो गया। मेरे को यूं बताओ, अभी अपन ने ओम का नियम पढ़ा, ये अगर मैंने कहूं कि मेरे को वीडी को बढ़ाना है, मेरे को वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाना है, तो मैं कैसे वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा सकता हूं? आप एक बार बताइएगा कि आप कहोगे सर वीडी कैसे बढ़ेगा? जब हमारी धारा का मान बढ़ेगा। मान लो प्रतिरोध हमारा नियत है, प्रतिरोध हमारा नियत है, मान लिया मैंने एक बार के लिए रेजिस्टेंस मेरा 5 ओम है और धारा जो मेरी आ रही है वो आ रही है मेरी 2, तो मेरा वीडी कितना निकलेगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना निकलेगा? तो आप कहोगे सर आई इंटू आर करके निकाल लो, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू 5 बराबर 10 वोल्ट आएगा। तो मेरा विभवांतर कितना आएगा? 10 वोल्ट आएगा। मैंने कहा कि प्रतिरोध की वैल्यू को मेरे को कांस्टेंट रखना है, प्रतिरोध तो मेरे को हमेशा 5 रखना है, तो मेरे को वीडी को बढ़ाना है। तो आपको भी सर आई की वैल्यू को बढ़ा दो, आई की वैल्यू 3 कर लो और बढ़ जाएगी, 4 कर लो और बढ़ जाएगी, 5 कर लो और बढ़ जाएगी। मतलब जो हमारा वीडी कब बढ़ेगा? जब हमारी आई बढ़ेगी। बिल्कुल इसी से पता चल रहा है। आई 3 कर दी तो बेटा वीडी कितना आ जाएगा आपका? वीडी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 इंटू 5 15 हो गई, है ना? मतलब यहाँ 10 आ रही है, यहाँ पर 15 आ रही है। कहने का मतलब हमारा वीडी कैसे बढ़ रहा है? वीडी हमारा आई पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल। तो चलो इसी को अपन देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है, समझाने के लिए था। चलो देखिएगा, अभी हमने कहा कि वीडी डिपेंड किस पे कर रहा है? आई पे डिपेंड कर रहा है। चलो इसी चीज को हम ध्यान से देखेंगे। देखिएगा कि हमारा वीडी जो है वो आई पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? व्हाइट पेन को देखिएगा, तो हमारा यहाँ वीडी जो है आई को आई पर डिपेंड कर रहा है। जो डिपेंड करता है उसको पहले लेते हैं। मतलब वीडी डिपेंड कर रहा है किस पे? आई पे। तो वीडी समानुपाती आई, इसको हम लिखते हैं वी समानुपाती आई। तो आप ही मेरे को बता दीजिएगा कि जब वी समानुपाती आई आएगा, जब वी समानुपाती आएगा तो वी क्या है? तो आपको कि सर विभवांतर है, क्योंकि ये है विभवांतर। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि अगर मैं लिखना चाहता हूं V समानुपाती I, तो V क्या है? यहाँ पर मेरा विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। और I क्या है? यहाँ धारा है। अगर बेटा मैं बात करूं सेकंड की, मैंने कहा मेरे को धारा की वैल्यू बढ़ानी है, मेरे को धारा 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर से बढ़ाते जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो आपको सर बैटरी बड़ी लगाते जाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी धारा बढ़ेगी। मतलब मैं कह दूं धारा को अगर बढ़ाना चाहता हूं मैं, किसको? धारा को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। येलो कलर का पेन देखिएगा, है ना? तो मैंने कहा कि V बढ़ेगा तो हमारा I बढ़ेगा। तो I किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे। जो डिपेंड करता है उसको पहले लेते। यहाँ पर VD डिपेंड कर रहा था I पे, तो VD को पहले लिया था। तो यहाँ I डिपेंड कर रहा है, I डिपेंड कर रहा है किस पे? V पे। तो बेटा मैंने कहा कि अगर मैं लिख दूं I समानुपाती V, तो V क्या चीज है? तो V आपका क्या है? वोल्टेज है। तो यहाँ पर V क्या है आपका? वोल्टेज है। ये लो, ये हो गया आपका वोल्टेज। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इंटरव्यू टेस्ट जो होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि V समानुपाती I में V क्या है, I समानुपाती V में V क्या है। तो देखो V समानुपाती I में तो विभवांतर है, और I समानुपाती V में आपका वोल्टेज होता है। इसी से बेटा आपकी जो किताबों की जो अरिहंत आपने बुक्स पढ़ी है उनमें यही डेफिनेशन दी गई है कि बेटा इसी को लेके कि आपका एक बंद परिपथ में विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं एक बंद परिपथ में धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो दोनों हमारे क्या होते हैं? ये ओम के नियम होते हैं। दोनों हमारे ये क्या है? ओम के रूल है। तो ओम के नियम है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि बाद में भी आ रहा है वो वोल्टेज है, पहले भी आ रहा है वो विभवांतर है। ओके, चलो नोट करो बेटा, ये यहां तक था आपका ओम का नियम। एक क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें दिखा देते हैं आपको किस प्रकार का आपका सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चलो यहां तक नोट करिएगा, देखते हैं आगे। मैंने कहा एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। मैंने कहा कि एक चालक तार में, एक चालक तार में 5 वोल्टेज अप्लाई करने पर 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो सर्किट में
प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। चलो देख लेते हैं, ज्ञात करो। आगे अपने इसके ओम के नियम के क्वेश्चंस श्रेणी समांतर परिपथ में करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा दिया क्या गया है यार, दिया तो सिंपल सी चीज दी गई है। आपको क्या दिया गया है, V का मान दिया गया है कितना, 5 वोल्ट। I का मान दिया गया है कितना, 0.5 एम्पियर। आपको निकालना है क्या, R निकालना है। तो ओम का नियम क्या कहता है, V और I का रेशो कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला था। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, तो 5 अपॉन कितना है 0.5, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 चली गई, तो कितना हो गया 50 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल है ना। ओम के नियम से तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका उठ सकता है। नहीं तो आगे लिंक करके जो श्रेणी समांतर के क्वेश्चन है वहां से ओम के नियम आपके आते हैं, वहीं अपन देखेंगे। तो चलते हैं, हम ले चलते हैं आपको अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। चलो हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक नोट करिएगा, फिर अपन चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। देखिएगा आगे अपन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध का संयोजन क्रम। प्रतिरोध का संयोजन क्रम। प्रतिरोध का संयोजन क्रम आपका कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, सभी बच्चे जानते होंगे ना। तो चलो लिख दीजिएगा बेटा, श्रेणी समांतर है ना, मिश्रित नाम मत रखना बेटा, दोनों एक जैसे होते हैं। आपसे पूछ ले कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने भाग होते हैं, 2। कौन कौन से, देखिएगा। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके करेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो सबसे पहले आप डाल दीजिएगा हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला लिखते हैं सीरीज। इससे चलो पहले एक आपको एक चीज और बता देते हैं जिससे आपको और इजी रहेगा, कुछ मेथड बता देते हैं। क्योंकि आपके DRDO जो एग्जाम होता है उसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट में आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा स्किल टेस्ट में। वहां से आपको ये क्वेश्चंस आपके सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। चलो हम उन्हीं को बनाना सीख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं। पहले हमें कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बेटा कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो किस प्रकार का एलिमेंट है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, नोट डाल के एक बात लिखिएगा, आपको याद रखना है ये, जिससे आप कभी भी कॉम्बिनेशन किसी का भी गलत नहीं करोगे। देखो कैसे, तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस एक ऑब्जर्विंग, इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा ना, ऑब्जर्विंग एलिमेंट है। ऑब्जर्विंग, अब ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, अवशोषित प्रकार का तत्व है। आप कहोगे सर ये अवशोषित प्रकार का तत्व क्या भला होती है, हमने तो पहली बार सुना है ना। अवशोषित प्रकार का तत्व को देखिएगा कि वे तत्व जो विद्युत को खाते हैं या अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब अपन ने यही देखा है कि जैसे ये कपड़ा है आपका ना, इस पे अपन जैसे ही पानी डालेंगे तो ये सूख जाएगा, ये अवशोषित प्रकार का तत्व हुआ। एक अपन केमिस्ट्री में देखें तो हमारे
इलेक्ट्रिकल में अवशोषित प्रकार के तत्व हम उसको कहेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को अवशोषित करेगा, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं भाई। तो हम तो वो देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी अवशोषित करता हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को खाता हो, तो वो कौन खाता है? प्रतिरोध खाता है। तो अवशोषित प्रकार तत्व कौन हुआ? प्रतिरोध हुआ। पंखा कैसा है? अवशोषित प्रकार का तत्व है। क्यों? फैन घूमता है। एलईडी किस प्रकार का तत्व है? अवशोषित प्रकार का तत्व है, क्योंकि ये लाइट को ऑब्जर्व कर रही है, खा रही है। हमने कहा ट्यूबलाइट, मोबाइल फोन, सारे के सारे जितने भी हमारे विद्युत को लेते हैं वो अवशोषित प्रकार के तत्व है। भलाई वो पंखा, टीवी, कूलर, एसी, एयर कंडीशनर वाली एसी है ना, अल्टरनेटिव करंट नहीं, एसी मतलब एयर कंडीशनर वाली एसी, जितने भी हमारे अवशोषित प्रकार के तत्व है। हमने कहा सर हम कैसे पहचानेंगे अवशोषित प्रकार तत्व को? तो बेटा अवशोषित प्रकार के तत्व में आपको याद रखना है कि ऑब्जर्विंग जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को हम पहचाने कैसे? तो याद रखना कि ऑब्जर्विंग एलिमेंट में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर आती है तथा नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाती है। आपको याद रखना है, पॉजिटिव से अंदर आएगी, नेगेटिव से आपकी बाहर जाएगी। बिल्कुल। तो हमने कहा चलो डायग्राम से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। मैंने कहा आप शोषित प्रकार के तत्व देख रहे थे, आपको कोई भी एलिमेंट दिखाई दे जाए उसमें आपका पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो बेटा ये कहेंगे कि पॉजिटिव से करंट आती है और नेगेटिव से जाएगी, अवशोषित प्रकार तत्व है। ऐसा भी डायग्राम आ जाए, मैंने कहा यहाँ पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें आप ऐसा भी दिखा दो, तो दोनों कैसे हैं? ये है हमारे ऑब्जर्विंग एलिमेंट। हो गया? बिल्कुल। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल हमारे ऑब्जर्विंग एलिमेंट हो गए। ओके, प्रॉपरली समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे। मैंने कहा ये हमारे ऑब्जर्विंग एलिमेंट है। अब मैंने कहा रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम रेजिस्टेंस का, है ना। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है देखिएगा। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो ऐसे जिगजैग कंडीशन में होगा और आपको कहेगा कि धारा यहां से चल रही है। अब बताओ इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा? तो आपको पता है ये रेजिस्टेंस हमारा धारा को खाता है, मतलब ऑब्जर्विंग है, धारा देता नहीं है। बैटरी धारा देती है, वो डिलीवरिंग एलिमेंट है, ये हमारा ऑब्जर्विंग एलिमेंट है। तो यहां पर अगर मेरे को टिक करना पड़े कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, तो धारा अंदर किस में आ रही है? इस टर्मिनल से अंदर जाएगी, ये पॉजिटिव हो गया, इससे बाहर निकलेगी तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसा ही हमारा लैंप में होता है। मैंने कहा चलो एक लैंप का डायग्राम और बना लेते हैं। लैंप भी हमारा कैसा है? अवशोषित प्रकार का तत्व है। मैंने कहा ये मैंने एक लैंप बना दिया। इस लैंप में भी कहानी सुनिएगा। मैंने कहा कि मान लें कि यहां से आपने कभी देखा होगा कि एक वायर इसका रेड होता है, ऐसे दुकानदार कहता है ये रेड वायर है, और ये आपका एक वायर जो होता है आपका ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक। ये तो आपको विजुअलाइज नहीं होगा इसमें ना। ओके, ये हमारा ब्लैक वायर है। हम घर पे लाते हैं और बैटरी के इसके सिरों को जोड़ देते हैं। कैसे? मैंने कहा ये पॉजिटिव नेगेटिव, लाल को हम लाल से जोड़ते हैं पॉजिटिव से, और नेगेटिव को हम लाल काले को हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो बल्ब के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही करंट अंदर जाएगी तो देखो यहां से निकलेगी, पॉजिटिव सिरे से अंदर जा रही है और नेगेटिव सिरे से बाहर निकल रही है। मतलब कहने का कि हमारा बल्ब भी एक ऑब्जर्विंग एलिमेंट है। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा कि ऑब्जर्विंग एलिमेंट क्या होते हैं। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है ना? ओके, तो चलिएगा हेडिंग डाल दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब आएगा तुम्हें मजा पढ़ने में भी। ठीक है ना?
मैंने कहा कि अपने को स्किल टेस्ट होगा हमारा, और स्किल टेस्ट में हमें दे दिया जाएगा इस प्रकार से रेजिस्टेंस, कहेगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, और एक 4 बना लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है। वो कहेगा कि इसमें धारा जा रही है यहां से, इसमें जा रही है यहां से, इसमें जा रही है यहां से, और इसमें जा रही है यहां से। कोई दिक्कत नहीं, कैसे दे लो बेटा, धारा अलग अलग देगा। आपको कहेगा श्रेणी बना के दिखाओ भाई। अब आपको ये नहीं है कि आप यूं सर इसको उठा के यहां लिख लो, इसको यहां 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 लंबा लंबा कर लो, नहीं, धारा चल रही है, हिला सकते नहीं हो इसको। अब जोड़ो इसको, कैसे जोड़ेंगे? तो बेटा इसको जोड़ने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखनी है कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, या आप ऐसे याद रखें, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ओके, अब हमें यूं बताओ, यहां पर कौन सा टर्मिनल, करंट अंदर आ रही है, ऑब्जर्विंग एलिमेंट है, ये करंट अंदर आ रही है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट अंदर आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव। देखो करंट यहां से अंदर आ रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट यहां से अंदर आ रही है पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो बेटा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। चलो हम जोड़ते हैं। मैंने कहा देखो बेटा ये नेगेटिव है, किसको जोड़ना है? पॉजिटिव से, ये यहां से जुड़ेगा। ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा? यहां से जुड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ना है। ये आपका पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव जोड़ दो, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। ये कौन सा क्रम संयोजन हो गया? श्रेणी क्रम। सेल बैटरी का भी ऐसे करेंगे, जैसे मैंने कह दिया बेटा बहुत सारी बैटरियां लगी हुई है आपकी, देखो ये इस प्रकार से हमारी बैटरियां जुड़ी हुई है। ये लो, हमें कह दे ये बताओ बेटा बिना हिलाए बैटरियों को क्या करना, आपको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे? आपको पता है कि देखो बेटा पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना होता है श्रेणी क्रम में। मैंने कहा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसा ही तो है। बड़ी लाइन जो होती है पॉजिटिव दिखाती है सेल में। अब मैंने कहा कि नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ो, इसको इससे जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। इसी का भी जोड़िए बेटा, पॉजिटिव को नेगेटिव से रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपको प्रैक्टिकल तौर पे आपको ये सिखा दिया मैंने कि आपका श्रेणी क्रम संयोजन को करना कैसे है। जिधर से धारा आ रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल है रेजिस्टेंस में, और बैटरी में तो हमारे टर्मिनल दिए गए हैं कि पॉजिटिव कौन से होते हैं और आपके नेगेटिव कौन से होते हैं। बस इतना याद रखना है, पॉजिटिव आपको नेगेटिव से जोड़ना है। बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।